हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। इससे पहले हमने नर्सिंग इंटरव्यू के बारे में बात करी थी, उसके मैंने एक टॉपिक को एक्सप्लेन करा था। तो देन आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंटूबेशन, सीवीएल इंसर्शन, कैनुलाइजेशन, हैंड वॉशिंग, पिल मैनेजमेंट। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटूबेशन की बात करते हैं। इंटूबेशन क्या है? इंटूबेशन की सबसे पहले हम इंडिकेशन पढ़ लेते हैं, जब पर्पस पढ़ लेते हैं। तो कोई भी पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो, या कोई पेशेंट है CO2 रिटेंशन वाला है, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या जिसका ऑक्सीजन लेवल है जो वो नीचे आ जाता है, 60 से भी नीचे चला जाता है। इवन हम जब ऑक्सीजन देने के बाद या हम बाईपैप सपोर्ट देने के बाद भी जिसका जो O2 लेवल है 60 से नीचे चला जाता है, उसको जो है वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। किसी पेशेंट का एयरवे मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, या किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए हम इलेक्टिवली इंटूबेट कर सकते हैं पेशेंट को। या कोई स्पेसिफिक सर्जरी होनी है, निमोनिया किसी पेशेंट को हो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए भी हमें इंटूबेट करना पड़ता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी इंटूबेट कर सकते हैं। लंग कोलैप्स हो, तो ये सब कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे हमने पेशेंट को इंटूबेट करना होता है। तो नेक्स्ट अगर हम ट्यूब के साइज की बात करें, तो जो ट्यूब है वो 6 to 9.5 तक होती है। नॉर्मली जो हम मेल्स में यूज करते हैं वो 7.5 या 8 की हम यूज करते हैं। तो बच्चों में हम 6 या 6.5 के यूज करते हैं, और फीमेल में हम मोस्टली प्रेफर करते हैं 7 to 7.5। तो इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर पेशेंट को इंटूबेट करना है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो वो सब चीज़ें आपने पढ़नी है। जैसे हम लेरिंजोस्कोप होता है उसको चेक करते हैं सब। तो लेरिंजोस्कोप 4 ब्लेड होते हैं टोटल, 1, 2, 3 और 4। तो मोस्टली जो अडल्ट होते हैं, मेल अडल्ट होते हैं, उसमें हम 4 नंबर का यूज़ करते हैं, और फीमेल में हम कई बार 3 नंबर का यूज़ करते हैं, नहीं तो मोस्टली 4 नंबर का ही हम यूज़ करते हैं। तो लेरिंजोस्कोप रेडी करना है आपको, सक्शन मशीन जो है वो रेडी करनी है, सक्शन कैथेटर लगा के रखना है, और बाकी जितना भी सामान होता है वो सब रेडी कर, और बाकी आपको टैगाडम अगर आप लगाते हो वो आपको रेडी करनी है, जो ट्यूब को सिक्योर करना है। और एक 10 ml की सिरिंज अपने पास में रखनी है, जब भी डॉक्टर ट्यूब को डाल देता है तो उसी टाइम जो है ट्यूब को इन्फ्लेट करना होता है। तो अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें, तो साइड इफेक्ट में इसके सोर थ्रोट, साइनसाइटिस, डैमेज हो जाती है वोकल कॉर्ड डालने के बाद, या ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है तो उस टाइम पे कई बार जो टीथ ब्रेक होने के भी चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर अच्छे से केयर ना की जाए। और थ्रोट में इंजरी हो सकती है, या ट्रेकिया में कोई इंजरी हो सकती है। तो जब भी वेंटिलेटर पे डालना है उससे पहले हमने पेशेंट को अच्छे से सिडेट कर देना है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, जैसे भी डॉक्टर ऑर्डर करता है। तो दोस्तों, सबसे जो मेन क्वेश्चन है आपको यही पूछा जाएगा कि अगर आपके पास कोई वेंटिलेटर वाला पेशेंट है तो उसकी आप केयर कैसे करोगे। उसमें वेंटिलेटर के रिगार्डिंग यही चीज़ आती है कि एक तो आपने सक्शनिंग है जो टाइम टू टाइम करते रहना है, ठीक है। दूसरा, आपने पेशेंट का जो हेड है वो 35 to 45 डिग्री पे रखना है, उनको स्ट्रेट कभी नहीं लटाना है। और तीसरी चीज़ है, आपको टाइम टू टाइम उनकी पोजीशन वगैरह चेंज करते रहना है, और पेशेंट को सीडेट ही रखना है मोस्टली। नहीं तो अगर आप पेशेंट को सीडेट नहीं करोगे तो फिर पेशेंट जो है फाइट करेगा, तो वेंटिलेटर भी सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर आगे जो भी उनकी डेली ड्रेसिंग है वो चेंज करते रहना है, जिससे आपने ट्यूब को सिक्योर करा हुआ है वो अगर सक्रीशन के साथ खराब होती है तो उसको आपने टाइम टू टाइम जो है चेंज करते रहना है। और एसेप्टिक टेक्निक आपने यूज करना है। जब भी आप सक्शन करते हो आपको जो है स्टेरलाइज ग्लव यूज करने हैं। सक्शनिंग करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसेप्टिक टेक्निक आप यूज करो, और हो सके तो क्लोज सक्शनिंग अगर करो तो वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसके साथ जो है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ है, जब भी सक्शन करनी है तो इंश्योर करो कि आपके साथ कोई दूसरा स्टाफ भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम केयर ऑफ 52 में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल वेनस लाइन की, जिसको हम CVL भी बोलते हैं। तो इसकी अगर इंडिकेशन की बात करें, तो अगर हमने किसी पेशेंट को मल्टीपल इन्फ्यूज़न देने हैं तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को कोई ब्लड प्रोडक्ट ज़्यादा जाना है तो उसके लिए हम CVL का यूज़ करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसकी वेन को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, कोई भी कैनुला नहीं लग रहा है, कहीं भी वेन उसको नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को CVL डालते हैं। कोई पेशेंट का लॉन्ग टाइम स्टे हो ICU में तो उस टाइम में पेशेंट को हम CVL डालते हैं, क्योंकि बार बार अगर लॉन्ग टाइम स्टे होगा तो ऑब्वियसली जो कैनुला है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, 72 आवर्स के बाद ख़राब हो जाता है, तो हमें बार बार कैनुला चेंज करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को CVL डाल देते हैं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जाना है तो उस कंडीशन में हम CVL डालते हैं। CVL के थ्रू कोई TPN वगैरह जा रहा है या कोई और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जा रहा है तो उसके लिए,
और काफ़ी सारी इरिटेंट मेडिसिन होती है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हम देते हैं, या किसी पेशेंट को हम कॉर्ड्रोन देते हैं, एमिड्रोन, उसकी वजह से जो वेन्स है ख़राब हो जाती है। तो टाइम पे CVL बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अगर हम साइट ऑफ CVL की बात करें तो इसमें इंटरनल जुगुलर आती है, सब क्लेविकल आती है और फेमोरल आती है। तो जो सब क्लेविकल होती है उसमें सबसे कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो अगर हम टाइप ऑफ CVL की बात करें तो इसमें डबल ल्यूमेन आता है, ट्रिपल ल्यूमेन आता है। तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, स्टीराइल ग्लव आपको जो भी डॉक्टर साइज है, जो भी वो साइज को प्रेफर करता है उसी साइज के उनको ग्लव देने हैं। और सेकेंड पे हमने CVL सेट, जिसको हम कट डाउन सेट भी बोलते हैं, वो चाहिए। और उसके बाद हमें ट्रिपल ल्यूमेन सेट चाहिए एक CVL का, और बीटाडीन, AHD, तो जो भी उनको जरूरत है वो उनको देना है। बीटाडीन नहीं तो AHD जो है वो देना है। फिर हम पेपर वर्क की बात करें तो इस टाइम पे जो कंसेंट है वो सबसे मैंडेटरी होते हैं। जब भी हम पेशेंट को CVL डालते हैं तो पेशेंट के कंसेंट लेने हैं। इफ पेशेंट नॉट एबल टू साइन, देन हमने इनके अटेंडेंट के साइन लेने होते हैं। बिना कंसेंट के हम CVL लाइन जो है कभी नहीं डालते। तो अगर इसकी हम केयर ऑफ CVL की बात करें तो जो CVL लाइन है वो हमारे डायरेक्ट वेन में डली होती है, जिसके साथ जो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जब भी हमने CVL को टच करना है, जब भी हमने लाइन को टच करना है, तो उससे पहले हैंड वॉश जो है सबसे मैंडेटरी है, हैंड वॉश करना है, ग्लव पहनने हैं, और उसके बाद ही आपको जो भी अगर मेडिसिन देनी है तो उसके बाद ही आपको देनी है। और CVL को हमेशा हमने क्लीन और ड्राई रखना है, और उनके जो पोर्ट है उसको 70% अल्कोहल स्वैप से हमने क्लीन करना है, और देन मेडिसिन देनी है। और उसकी ड्रेसिंग जो है वो डेली चेंज करनी है। जब भी मेडिसिन देते हैं उसके बाद हमने फ्लश करना होता है। तो पेशेंट की स्किन हमने चेक करते रहना है, अपनी हर शिफ्ट में पेशेंट की स्किन चेक करनी है। रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, पेन तो नहीं है, या फीवर तो नहीं आ रहा है पेशेंट को। तो CVL के साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती है, तो सबसे पहली है इन्फेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे मोस्ट कॉमन होती है। ब्लॉक या क्लॉट लाइन है जो वो ब्लॉक हो सकती है, या क्लॉट उसमें जो है वो आ सकता है। CVL में होल या टीयर होने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एयर भी जा सकती है इसके साथ। जो सबसे मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जब कोई भी पेशेंट को CVL डाले को 1 या 2 हफ्ते हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, उसके CVL के कुछ पोर्ट है जो बंद होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कई जगह पे क्लॉट वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम पे जो है उसके कुछ पोर्ट बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो क्या करता है, 10 ml की सिरिंज लेके हम पूरा फुल जोर लगा देते हैं कि जो पोर्ट है उसको ओपन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस उसको ओपन करना है। तो हम क्या करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई क्लॉट या कोई टीयर कुछ भी आगे हो तो वो क्या होगा, वो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो आगे हमारे लंग्स तक ट्रेवल करके, हार्ट के थ्रू लंग्स तक ट्रेवल करके चला जाएगा। तो पेशेंट को एम्बोलिज्म होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। अगर पोर्ट बंद हो गया है तो उसको हमने फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश नहीं करनी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनुलाइजेशन की। कैनुलाइजेशन की अगर हम इसका जो साइज़ और कलर कोड है वो अलग अलग होता है। हॉस्पिटल सेटअप में हम इसका जो साइज़ है कैनुले का वो 14 to 24 तक हम यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे आपका जो है नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो गॉज है वो कम होता जाएगा। 14 का वो ऑरेंज कलर का होता है, 16 का हम जो यूज़ करते हैं वो ग्रे कलर का होता है, 18 का जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रीन कलर का होता है, 20 का जो है पिंक कलर का होता है, 22 का जो है ब्लू कलर का होता है, और जो सबसे छोटा कैनुला होता है 24 का वो येलो कलर का होता है। जो 24 का है वो मोस्टली हम बच्चों में प्रेफर करते हैं, और बाकी 14 to 22 तो हम अडल्ट में यूज़ करते हैं। तो अगर इसके प्रोसीजर की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले जो हैंड वॉशिंग है वो हमारी सबसे ज़रूरी है। हैंड वॉश करना है, कैनुलाइजेशन ट्रे है वो उठानी है, पेशेंट के पास लेके जानी है, प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है। तो जो वेन है उसको देखना है, वे उसके बाद आपको जो है प्रोसीजर आगे करना है। और एक चीज़ और ध्यान रख, जब भी आप कैनुला लगाते हो ये चीज़ जरूर कंफर्म कर लो कोई पेशेंट CKD तो नहीं है, क्योंकि कोई भी CKD पेशेंट होता है उनको हम कभी भी लेफ्ट हैंड में जो है कैनुला नहीं लगाते, उनको हमेशा हम प्रेफर करते हैं राइट हैंड पे। तो जब भी आप कैनुला लगाओ कोशिश करना है कि जब भी आपने कैनुला लगाना है ये जरूर कंफर्म करना है कि पेशेंट CKD तो नहीं है। तो अगर CKD है तो आप कोशिश करो राइट हैंड पे लगाना है। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हमने हाथ में ही कैनुला लगाना है, ताकि अगर हाथ वाला कैनुला खराब हो जाता है 2-3 दिन के बाद खराब हो जाता है तो उसके बाद आप जो है ऊपर को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप पहले ही ऊपर लगा दोगे तो फिर आप वापस वो जो पूरी वेन है वो पूरी वेन नीचे तक खराब हो सकती है। अगर कोई मेडिसिन दे रहे हो, जो भी
मेडिसिन, इरिटेंट मेडिसिन होती है, आईवी कैनुला की एक चेकलिस्ट होती है। जब भी आप उसको फिल करते हो तो कभी ध्यान से देखना, उसके पीछे आपको कुछ मेडिसिन के नाम लिखे होते हैं, जो वेन इरिटेंट मेडिसिन होती है उसके नाम लिखे होते हैं। तो जब भी आपने वो मेडिसिन देनी है तो बहुत ही ध्यान से देनी है, क्योंकि कैनुले में क्योंकि कुछ मेडिसिन होती है जैसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन जिसको हम KCL बोलते हैं, अगर वो आपने इंजेक्शन देना है, जहाँ कॉर्डरोन इंजेक्शन देना है, तो ये सबसे ज़्यादा वेन इरिटेंट होते हैं। KCL इंजेक्शन को अगर आप किसी भी पेशेंट को कैनुले के थ्रू देते हो तो पेशेंट कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा और जो उसकी वेन है वो पूरी ख़राब हो जाएगी ऊपर तक, तो जिसके साथ फिल्बाइटिस भी हो सकता है और पूरी जो वेन है ऊपर तक ख़राब हो सकती है। और जो कॉर्डरोन इंजेक्शन है वो भी कभी भी वेन के थ्रू कभी भी हम नहीं देते, कैनुले के थ्रू हम कभी भी नहीं देते। उसके लिए हम अलग से हम EJV डालते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में हम कोई 18 या 16 का कैनुला लगाते हैं तो उसके थ्रू देते हैं। अगर हाथ पे आप पेरिफेरल कभी भी कॉर्डरोन इंजेक्शन और KCL नहीं देना है, तो जब भी अगर देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक्सटर्नल जुगुलर पेशेंट को लगा सकते हो कैनुला, वो भी 16 गॉज का, तो उसके थ्रू आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड वॉशिंग की। हैंड वॉशिंग जो कि बहुत ही ज़रूरी है हॉस्पिटल सेटअप में। जब भी आप एज ए नर्स काम कर रहे हो तो आपको हैंड वॉशिंग में 5 मूवमेंट्स और 6 स्टेप जो है वो याद रखने हैं, कौन कौन से है। तो 5 मूवमेंट में आपको 2B और 3A का मैकेनिज्म याद रखना है। बिफोर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, जब भी आप पेशेंट को टच करते हो उससे पहले आपको जो है हैंड वॉश करना है। बिफोर एसेप्टिक टेक्निक, कोई भी आप एसेप्टिक टेक्निक अगर पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हो या पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे हो या कोई सैंपल ले रहे हो, कुछ भी ऐसा आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको हैंड वॉश करना है। पेशेंट के कांटेक्ट में आप आए हो तो उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, कोई भी अगर आप सैंपल ले रहे हो, आपके हाथ पे सैंपल गिर गया है, अगर आप कैनुला लगा रहे हो तो उस टाइम पे आपके हाथ पे ब्लड लग गया है तो उस टाइम पे आपको हैंड वॉश करना है। और नेक्स्ट है आफ्टर पेशेंट सराउंडिंग कॉन्टैक्ट, पेशेंट के सराउंडिंग जो भी अगर पेशेंट के बेड को आप टच करते हो, पेशेंट को कोई फ्लूइड चल रहा है उसको आप टच करते हो, पेशेंट की किसी भी चीज़ को अगर आप टच करते हो उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। तो मेन ये 5 मूवमेंट है कि कब कब आपको हैंड वॉश करना है। तो 5 मूवमेंट में यही चीज़ आती है कि कब कब आपको हैंड वॉश करना है। तो 5 मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिए। बिफोर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, बिफोर एसेप्टिक टेक्निक, आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर पेशेंट सराउंडिंग कॉन्टैक्ट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर 6 स्टेप जो आपको सबको आने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा पाम टू पाम, आपको रब करना है। सेकंड है हमारा पाम ओवर डॉर्सम, देन थर्ड है इंटरलेसिंग, फोर्थ है इंटरलॉकिंग एंड फिफ्थ है फिंगर टिप और सिक्स्थ है थंब रोटेशन। तो ये 6 जो स्टेप है वो आपको परफॉर्म करने होते हैं हैंड वॉशिंग में। तो कई बार आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एग्जामिनर आपको बोल भी सकता है हैंड वॉश करके दिखाओ, तो उस टाइम पे आपको 6 स्टेप जो है वो करके दिखाने। तो अगर आपको टाइमिंग का पूछे 40 to 60 सेकंड जो है हमारी टाइमिंग होती है हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।